Hello students, welcome to lecture 5 of human reproduction. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now, in the last lecture we have covered spermatogenesis. In this lecture we will study about oogenesis. ठीक है, तो oogenesis में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे एग का डेवलपमेंट होता है. हमको याद रखना है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था. स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, याद रखिएगा, काफी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है. बट oogenesis काफी कॉम्प्लेक्स और काफी लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है. तो इसको हमें ध्यान से समझना है, oogenesis वाले प्रोसेस को. क्वेश्चंस भी इसमें से ज्यादा आते हैं क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है. तो ओवरी का जो वॉल है उसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है. और इनर वॉल जो है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनी, ठीक है. तो ओवरी का आउटर वॉल क्या कहलाता है? जर्मिनल एपिथेलियम. और इनर वॉल कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनी, ठीक है. उसके बाद ओवरी के अंदर, वॉल के अंदर जो भी कुछ है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है. जो वॉल के साइड साइड होगा, बाहर की तरफ होगा, वो कॉर्टेक्स, और जो सबसे सेंटर में होगा वो मेडुला, ठीक है. उसके बाद न्यूमेरस oogonal आर फाउंड इन कॉर्टिकल रीजन इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है. तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है जब कोई मेल जो है प्यूबर्टी रीच करता है. बट फीमेल्स में थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स है. उसमें क्या है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ मींस वो जो फीमेल है, जब वो अपने माँ के पेट में थी, उसके इंट्रायूटेराइन लाइफ में थी, तब से ही उसमें उगोनिया डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है. मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी के बाद होगा, पहले कुछ भी नहीं डेवलप हुआ है. बट इन फीमेल्स उनके इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही, जब वो खुद अपने माँ के वोम्ब में थे, तब से ही उनके अंदर उगोनियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है. उसको हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है. इंट्रा यूटेराइन लाइफ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, बट कंप्लीट नहीं होता है. कंप्लीट होता है जब वो फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचती है, ठीक है. तो कुछ प्रोसेस इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है, वो वहां पे पॉज हो जाता है. फिर जब वो लेडी जो है या फिर वो फीमेल जो है वो प्यूबर्टी पे पहुंचती है, तब उस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट होता है, फिर वो कंप्लीट होता है, ठीक है. तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे वो होता है. इन अर्ली स्टेज ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ they proliferate by mitosis, after which meiosis start in them and proceed up to प्रोफेज, ठीक है. कब तक होगा? प्रोफेज तक वो पहुंचता है, ठीक है. हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेज, ठीक है. और उसके बाद होता था एमफेज. एमफेज में क्या क्या था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है. तो प्रोफेज तक पहुंचेगा और वहां पे रुक जाएगा, ठीक है. तो प्रोसेस हुआ, सेल एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और प्रोफेज पे आके रुक गया, ठीक है. अप टू प्यूबर्टी, ठीक है. जब तक प्यूबर्टी, जब वो लेडी, वो जो फीमेल है वो पैदा हुई, ठीक है. उसके बाद वो प्यूबर्टी पे पहुंची. जैसे फीमेल में हम मानते हैं कि 12 से 15 साल में प्यूबर्टी आ जाती है. उसके बाद वो प्रोफेज से आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है. 12 साल तक वो प्रोसेस प्रोफेज में अटका रहेगा, ठीक है. और फिर जो है वहां से वो फिर से स्टार्ट होगा. उसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन. एग बनने की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ओव्यूलेशन. Now the halted meiosis process restart at puberty, causing primary oocyte to convert into secondary oocyte just before ovulation. With this, the first meiotic division complete. First polar body is formed. Polar body क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे. In secondary oocyte, immediately begins the second meiotic division, but this division stops again at metaphase, ठीक है. तो पहले meiotic division से वो पहला polar body बन गई. फिर सेकेंडरी oocyte जो है फिर से वो रुक जाएगी मेटाफेज पे. पहले कहाँ रुका हुआ था? प्रोफेज पे. कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है प्रोसेस, पॉज हो जा रहा है बीच बीच, ठीक है. तो जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में थे तो प्रोसेस हुआ, प्रोफेज पे आके पॉज हो गया, ठीक है. फिर 12 साल 13 साल तक पॉज रहेगा. फिर स्टार्ट हुआ, प्रोफेज पूरा हुआ, फिर मेटाफेज पे फिर पॉज हो गया, ठीक है, ठीक है. उसके बाद the division stop at metaphase again. It proceed further only when a sperm penetrate the oocyte. और ये प्रोसेस कब पूरा होगा? जब कोई स्पर्म उस एग में एंटर करेगा. अगर एंटर नहीं करेगा तो एग डेवलपमेंट कभी पूरा होता ही नहीं, ठीक है. आगे चलते हम लोग.
सो oogenesis को हम बोल सकते हैं इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, इट टेक्स प्लेस इन ग्राफियन फॉलिकल। तो जो फॉलिकल डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये जो प्रोसेस दिखाया हुआ है ये उसी के डेवलपमेंट का प्रोसेस है, हम एक एक करके सारी स्टेजेस को पढ़ेंगे। oogenesis is initiated at embryonic stage when millions of egg mother oogonia are found within each ovary. No more oogonia are formed and added after birth. बर्थ के बाद कोई oogonia बनते नहीं है, इंट्रा यूट्रल लाइन में जितना बन गए वही मैच्योर होके हर मंथ रिलीज होते रहेंगे आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, अब हम लोग इसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझते हैं। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसस सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो इनको हम लोग देखते हैं पहले कैसे होगा डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, ओवर डेवलप फ्रॉम ओगोनिया प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। ठीक है, फीमेल है उसमें ओवरी में ओगोनिया प्रेजेंट है जो इंट्रा यूट्रिन लाइफ में बन गए थे, सराउंडेड बाय अदर सेल्स फ्रॉम स्टोमा फॉर देम। दी स्टोमल सेल्स फॉर्म द ओवेरियन और ग्लाफिन फॉलिकल दैट सराउंड द ओवम एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रोमल सेल्स है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है oocyte है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये जो पूरा बाहर का है ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरा बाहर का लिक्विड है ये है हमारा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में से कुछ सेल जो है वो बन जाएंगे फॉलिकुलर सेल, और इनका काम है एग को, ये बीच वाला है एग सेल oocyte, बट ये अभी डेवलप्ड नहीं है, इसको चारों तरफ से कवर करेंगे, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टेजेस क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मतलब जो मैच्योर फॉलिकल है। ठीक है, ग्राफियन एक साइंटिस्ट है जिसने ये प्रोसेस बताया, इसलिए उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली सम सेल्स ऑफ स्ट्रोमा, कुछ सेल्स जो है स्ट्रोमा के बिकम फ्लैटेंड एंड सराउंड प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte ओवरी में प्रेजेंट था, स्ट्रोमा के सेल्स ने कुछ सेल्स को ने उनको कवर कर लिया oocyte को, which develop from oogonia. These flattened cells ultimately form the ovarian follicle and are therefore called as follicular cells. तो इनको हम बोल रहे हैं follicular cells। ठीक है, क्योंकि यही आगे चल के follicle बनाएंगे। अब the flattened follicular cells now become columnar। अब इनका जो शेप है वो कुछ columnar cells जैसा हो गया। Follicles up to this stage of development are called as primordial follicles। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे, ये जो follicular cells दिख रहे हैं हमको, इनको हम बोलेंगे primordial follicle। ठीक है, तो ये जो अंदर जो है वो oocyte है, और ये जो अंदर ब्लैक वाला है ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये जो सेल्स बाहर जो है पूरा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से कुछ सेल्स फॉलिकुलर सेल्स बने थे। पहले जो हम पीछे वाले डायग्राम में देखे तो ऐसा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना था, और धीरे धीरे डेवलप होकर कॉल्यूमिनर शेप इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल्स बिकम कॉल्यूमिनर, और उनकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं, अब क्या डिफरेंस आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे सिर्फ अंदर oocyte था, एक लेयर थी। अब oocyte के ऊपर एक कितनी बड़ी लेयर जो है वो कंटिन्यूस बन गई। ए मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा नाउ अपीयर्स बिटवीन फॉलिकुलर सेल्स एंड oocyte। ये अंदर oocyte है, उसके ऊपर एक ब्लैक मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। और ये बाहर वाले फॉलिकुलर सेल्स जो मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा हो गए, और उनसे बाहर स्ट्रोमा। ठीक है, ये हमको याद रखना है, अंदर वाला oocyte है, सबसे अंदर वाला उसका न्यूक्लियस है। ये ब्लैक मेम्ब्रेन जो नया डेवलप हुआ इसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाहर वाला जो है वो फॉलिकुलर सेल। ठीक है, द फॉलिकुलर सेल proliferate now to form several layer of cells to form the membrane granulosa। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है उन्होंने क्या, ये जो बन गया पूरा, इसको हम बोल रहे हैं ग्रेन्युलोसा। ठीक है, as the follicle expands the stromal cells surrounding the membrane granulosa become condensed to form a covering called as theca interna। अब ये जो एक कवरिंग बनाएंगे बाहर, इसको हम बोलेंगे theca interna। The cells of theca interna afterwards secrete a hormone called as estrogen। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन बनेगी आगे हम देखते हैं यहाँ पे चल के, ये जो मेम्ब्रेन बन रही है इसको हम बोल रहे हैं theca interna, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। Outside the theca interna, some fibrous tissue become condensed to form another covering called as theca externa। ठीक है, तो सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन बनेगी उसे हम बोलेंगे theca externa। A cavity appears within the membrane granulosa। ये जो पूरा सेल्स जो थे इसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब ये तो पूरा कंबाइंड है, कोई जगह नहीं है खाली। अब इसके बीच में कैविटी आ गई यहाँ पर। ठीक है, इस कैविटी को हम बोल रहे हैं एंट्रम। ठीक है, with the appearance of this cavity the follicle is formed। ठीक है, जब ये कैविटी डेवलप हो गई, ये कैविटी जब दिखने लगे तो हम मान सकते हैं कि अब
फॉलिकल डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये जो है आप देखो कैविटी इतना बड़ा हो गया। अब ये जो है फाइनली स्ट्रक्चर बन गया। बाहर वाला थीका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, उसके बाद थीका इंटरना, उसके बाद मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा जो बना था पहले, ये पहले पूरा कवर्ड था, फिर बीच में कैविटी खाली स्पेस आया, जिसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाली स्पेस को एंट्रम। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक्सेल है ऊसाइट। ठीक है, और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस। ठीक है, जहां पर ये कैविटी और एग के बीच में ये जो खाली जगह है, खाली जगह नहीं, ये वाला जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस यूफोरिकस। ठीक है, उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा, और इस वाले एरिया को हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस। ठीक है, सबके अपने नाम है, नाम का उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसके डेवलपमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो हमको जितना ज्यादा हो सके उतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 8th पॉइंट में पढ़ता हूँ, द कैविटी ऑफ फॉलिकल रैपिडली इंक्रीजेस। कैविटी का साइज देखे, पीछे वाले डायग्राम में देखे कैविटी काफी छोटी थी, इस वाले डायग्राम में कैविटी काफी बड़ी हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, इस खड्डे के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे लिक्वर फॉलिकुलाई। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैविटी, द वॉल ऑफ फॉलिकल बाउंड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स बिकम रिलेटिवली थिन। ठीक है, तो ये जो ग्रेनुलोसा है जो काफी थिन हो गया। Eccentrically in the follicle surrounded by some granulosa cells that are called as cumulus euphoricus। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस यूफोरिकस। ये डायग्राम आप कोशिश करना है आपको नोटबुक में बनाने की, और सब चीजों को यहाँ पर आपको लेबल करना है, इसका लेबलिंग याद रखना है ग्राफियन फॉलिकल का। ग्राफियन फॉलिकल लेबलिंग याद रख लिया तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, The cells that are attached to the wall of follicle are called as discus proligerus। ये वाला जो है यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं डिस्कस proligerus या फिर जम हिल। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल इज नाउ फुल्ली फॉर्म एंड इज नाउ कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। जब फॉलिकल पूरी तरीके से बन गया तब उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ओवम, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, become elongated to form corona radiata। After 13 days of menstrual cycle, on 14th day, cycle is ideally of 28 days। menstrual cycle जो है वो 28 days का होता है। 14th day पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, और ये जो बीच वाला एग है, ये क्यों बना सारा ग्राफियन फॉलिकल, इस एग को न्यूट्रिशन देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे पे जो है ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और इस एग को रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एग रिलीज होगा, अगर स्पर्म प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होगा, नई फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल इज रप्चर्ड एंड एग इज रिलीज्ड। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए यहाँ पर कि ये ग्राफियन फॉलिकल क्यों बना और ग्राफियन फॉलिकल कब रप्चर होगा, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये 1-2-3 आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी 30 डेज का भी हो सकता है, 26 डे का भी हो सकता है, वो टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 14th डे को आइडियली ये रप्चर होगा और एग को ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा ओवम का, जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर एग स्पर्म का देखा था, तो ये स्ट्रक्चर है। ये नॉन मोटाइल होगा, स्फेरिकल होगा, साइज जो है इसका 0.2 मिलीमीटर होगा। ठीक है, 3 मेम्ब्रेन होंगे उसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये वाला जो है ब्राउन वाला दिस इज जोना पेल्यूसिडा, और बाहर वाला कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो कोरोना तो याद रहेगा सबको, ओवम का सबसे बाहर वाला लेयर जो है वो है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये जो है 3 लेयर जो है एग के ऊपर प्रेजेंट होगी। स्पर्म को इन तीनों लेयर को क्रॉस करके इसमें आके फ्यूज होना है। ठीक है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बन चुकी है। सेकेंड पोलर बॉडी तब बनेगी जब यहाँ पर फ्यूजन होगा। ठीक है, ये पोलर बॉडी कुछ काम का नहीं है, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्रीफ में देख लिया हम लोगों ने कि कैसे डेवलपमेंट हुआ ओवेरियन फॉलिकल का। पहले ऐसा दिखता था प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अंदर oocyte था और ऊपर जो है कुछ फॉलिकुलर सेल बने, उसके बाद वो बढ़ते गए, पूरा ग्रेन्यूल्स बनते गए, थीका इंटरना बना, थीका एक्सटर्ना बना, फिर एंट्रम बना, और फाइनली जो है वो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे
डेवलपमेंट हुआ ग्राफियन फॉलिकल का, हमने काफी डिटेल में पीछे पूरा ये पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, एग रिलीज हो गया, अब क्या होगा? आफ्टर ओव्यूलेशन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये जरूर याद रखना है, जब ओव्यूलेशन हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, अब उसका नाम हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब उसको हम ग्राफियन फॉलिकल नहीं बोलेंगे, जब वो टूट गया, टूटने के बाद उससे हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, द granulosa cells of graphene follicle proliferate and these cells look yellow due to accumulation of pigment called ल्यूटिन। ठीक है, अब उसके जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे वो डिवाइड होंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और येलो कलर के दिखने लगेंगे, क्योंकि वहां पर एक पिगमेंट बनेगा जो येलो कलर का होगा, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिन, और इन सेल्स को हम बोलेंगे ल्यूटिन सेल्स। ठीक है, उसके बाद उसमें वेसल्स डेवलप हो जाएंगे, मींस ब्लड जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में भर जाएगा। पहले उसमें ब्लड नहीं था, अब आफ्टर रप्चरिंग जब वो रप्चर हो जाएगा तो ब्लड एंटर कर जाएगा उसमें, ब्लड उसमें एंटर कर जाएगा तो वो ब्लड उसमें भर जाएगा। सेंट्रल पार्ट फील्ड विद ब्लड इज कॉल्ड एज कॉर्पस हेमोरगेकियम। ठीक है, ल्यूटिन सेल सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ल्यूटिन सेल्स का काम क्या है? एक तो उसको येलो कलर प्रोवाइड करना, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल के काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो उसके एग प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अब ये एग जो है फेलोपियन ट्यूब में है, अगर स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो जाएगा अगले 9 महीने के लिए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, हर महीने एग रिलीज होता है, ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म वहां पर पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो जाएगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, then corpus luteum start degenerating after 9 days of its formation। जिस दिन वो बना था 14th डे पे, ठीक है, उसके 9 दिन के बाद उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। 9 दिन तक वो वेट करेगा फॉर स्पर्म, 9 दिन के बाद उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और डिग्रेडेशन इज कंप्लीटेड बाय 14 दिन। तो 14th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जो है कॉर्पस ल्यूटियम बना था, एग रिलीज हुआ था, 9 दिन तक उसने वेट किया और अगले 14 दिन में ये फिर से प्रोसेस होगा। ठीक है, इज कंप्लीटेड बाय 14 डेज टू फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन्स व्हिच ग्रेजुअली डिसअपीयर्स। ठीक है, तो अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी एंड रिपेयर्स द वॉल ऑफ यूट्रस टू मेक इट सरफेस एडेसिव टू हेल्प इन इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और यूट्रस के वॉल को जो है वो एडेसिव बनाता है, मींस जो जाइगोट बनेगा वो यूट्रस की वॉल पे अटैच होगा और वहीं पे वो डेवलप होके पूरा जो है वो बेबी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब दोनों ओवरी में अराउंड नंबर ऑफ फॉलिकल 4 lakhs होते हैं, बट बहुत सारे वहां पे जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और उनको जो है वो सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब ओनली वन ओवम इज लिबरेटेड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिवलेट होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 1 महीने में होती है। ऑल्टरनेट एक बार लेफ्ट ओवरी एग रिलीज करेगी तो अगली बार राइट ओवरी एग रिलीज करेगी। ठीक है, तो ओनली अबाउट 450 ओव आर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन फीमेल ओवर द एंटायर स्पेन ऑफ अ रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, तो प्यूबर्टी से मेनोपॉज, मेनोपॉज मींस जब वो फीमेल एग रिलीज करना बंद कर देती है, तो उसकी पूरी लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, ठीक है, 13-14 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ और 52-53 तक जाके वो बंद हो जाता है। तो वो जो बीच के 30-40 साल है उस पे वो अराउंड 450 एग रिलीज करती है। ठीक है, 450 में से हम बोल सकते हैं 225 लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी, 225 राइट ओवरी रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये जो डेथ हो जाता है उस साइड्स का, देखो 4 लाख थे, रिलीज कितने हुए? 450। बाकी के क्या हुए? उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इतना याद रखना है कितना रिलीज होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल एजुकेट सीमन इन वेजाइना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, अब फीमेल बॉडी में जो स्पर्म पहुंचते हैं बाय मेल उसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन।
ठीक है, अब ये चीज हमको समझ में आ गया। अब ओव्यूलेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच का फुल फॉर्म, और एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हमारे मेल में भी होते हैं। ठीक है, वहां पर हमने देखा था इनका क्या काम था। कॉइटस इज नॉट नेसेसरी फॉर इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करने के लिए, एग रिलीज करने के लिए कॉइटस की जरूरत नहीं है। एग जो है वो कंटिन्यूअसली हर महीने रिलीज होता रहेगा। ठीक है, और इन फीमेल्स को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, जो कंटिन्यूअस प्यूबर्टी के बाद जो वो है कंटिन्यूअस हर महीने एग रिलीज करती रहेंगी। ठीक है, आफ्टर कॉपुलेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। आफ्टर कॉपुलेशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करेगा, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एग तक स्पर्म को पहुंचने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का काम है पेरिस्टल्सिस मीन मूवमेंट जो है, फैलोपियन ट्यूब की मूवमेंट को बढ़ा देना, जिससे स्पर्म जो है वो इजीली एग तक पहुंच जाए। ठीक है, तो एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन। तो हमने देखा था जो बाहर वाली वॉल थी यूट्रस की, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और वहीं पर जो है जाइगोट अटैच होगा और वहीं पे वो डेवलप होगा। By the 6th or 7th day, embryo is implanted on the endometrium। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 दिन के बाद एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियम पे वहां पर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और मोस्टली कहाँ पे, फंडस वाले रीजन में यूट्रस के, वो डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कंप्लीट हुआ गैमेटोजेनेसिस, हुगोनिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये उसके इंट्रा यूटेराइन लाइफ में फीमेल के, जब फीमेल खुद अपने मदर के वोम में है, इतना प्रोसेस हो चुका होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे आके वो रुक जाता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte पे, फिर ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो होगा प्राइमरी oocyte। ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। अब यहाँ पर आके मियोसिस हुआ। कब हुआ मियोसिस, जब वो प्यूबर्टी पे पहुंच गई लड़की। ठीक है, 13-14 साल की जब वो फीमेल हो गई, तब उसमें मियोसिस 1 हुआ। ठीक है, तो मियोसिस 1 होगा तो 2n से n कंडीशन होगी। अब 2n से जब n बनना है तो 2 सेल बनने चाहिए, बट यहाँ पर एक लार्ज सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो है किसी काम की नहीं होती, वो डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, अब एक सेल बचा, वैसे 2n से 2n बनने चाहिए थे, बट एक बड़ा सेल बना, एक छोटा, और ये जो है फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएगा और ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं वही चीज। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो है एन हम देख रहे हैं, पिंक वाला जो एन है, ये ऐसा फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। इसके आगे फीमेल इसको नहीं लेके जा सकती। ठीक है, जब स्पर्म एंटर करेगा इस एन के अंदर, ये एन कहाँ प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में, जब स्पर्म इसमें एंटर करेगा तब ये कंप्लीटली ओवम बनेगा और ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जब ये डिवाइड होगा फिर से एक पोलर बॉडी बनेगी जिसको हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, और ये भी डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल का oogenesis कंप्लीट होने के लिए एंड में स्पर्म की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन में फीमेल का कोई रोल नहीं है, बट एग को कंप्लीटली मैच्योर करने के लिए, ये बनाने के लिए, ओवम बनाने के लिए स्पर्म की जरूरत है। विदाउट स्पर्म ये यहाँ तक ही रहेगा, और अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये यहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये है डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ लिया। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 लेक्चर इस चैप्टर पे कंप्लीट हो गए, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, मेमोरी ग्लैंड पढ़ लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, और oogenesis पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी से भी पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट है आपके वो आप व्हाट्सएप पे ऐप के थ्रू जैसे भी आप पूछ सकते हैं, पूछिए। ठीक है, oogenesis काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसके नोट्स बनाइए, जो भी डाउट है क्लियर करिए। ठीक है, एनसीईआरटी जितना तो आपको सबको आ ही जाना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा तो जब आगे हम जब क्लासेस में आएंगे, ऑफलाइन क्लासेस में, तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो चीजें और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।